चलो, तो हाँ भाई, आज हम लोगों ने पास नया चैप्टर शुरू करना है रिवीजन के लिए। चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने पास कि एक ऑफर क्या है, और फिर हम देखेंगे एक्सेप्टेंस क्या है। तो एक ऑफर क्या होता है? जब आप किसी को कोई चीज़ कहते हो कि क्या आप ये काम करोगे, और आप उस सामने वाले से उसकी इच्छा पूछ रहे हो। ऑफर में दो चीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लो एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है, विल यू, सबको पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, बाय माई कार फॉर 5 लाख। ठीक है, तो ये तो मेरा पेटेंट एग्जाम्पल ही हो गया मुझे लग रहा है। तो एक बात देखो, ये बंदा दूसरे बंदे से क्या कह रहा है, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में? तो वो दूसरे बंदे से उसकी असेंट मांग रहा है। वो दूसरे बंदे से कह रहा है कि क्या तुम ये करोगे, और उससे कुछ करने के लिए कह रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो वो किसी से असेंट मांग रहा है कि उसकी इच्छा पूछ रहा है, और दूसरा कुछ करने के लिए कह रहा है, समथिंग, कुछ टू डू समथिंग, या फिर कह सकता है नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए कह रहा है। तो इस केस में तो क्या कह रहा है, कुछ करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए कह रहा है, और कह रहा है क्या करोगे, तो उसकी असेंट है। तो ऑफर में ये दोनों आइटम होने चाहिए कि एक आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हो, और उससे कुछ या तो करवाओगे या नहीं करवाने के लिए ऑफर कर रहे हो। ठीक, तो ऑफर क्या है? ऑफर when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर को ऑफर नहीं बोलता, प्रपोजल बोलता है। ठीक है, ये वो प्रपोजल नहीं है जो तुम वैलेंटाइंस पे देते हो। ये वो प्रपोजल है जो आप किसी से कोई प्रॉमिस के तौर पे लेना चाहते हो कि वो सामने वाला उस चीज़ के लिए हाँ कर दे। तो जैसे गाड़ी के लिए ऑफर किया, वैसे ही आप किसी और चीज़ के लिए ऑफर कर सकते हो। तो ऑफर में क्या है, आप अपनी किसी से उसकी कंसेंट लेना चाहते हो, असेंट लेना चाहते हो, किस चीज़ की, कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की। एब्सटेन का मतलब है फ्रॉम नॉट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रुकना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रपोजल में दो एलिमेंट है। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एंड इट इज मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, हार्वी वर्सेस फेसी। तो इस हार्वी वर्सेस फेसी में हुआ क्या था, हार्वी ने फेसी को चिट्ठी भेजी। हार्वी ने फेसी को चिट्ठी भेजी कि ना, फेसी के पास एक पेन था जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट पेन था। मान लो, लेट अस फॉर एग्जांपल, मान लो ये हिटलर का पेन है। एडोल्फ हिटलर याद है, जर्मनी का नाजी जो था, एडोल्फ हिटलर का ये पेन है। ठीक है, जो किसके पास है, फेसी के पास है। हार्वी ने इसको कहा, विल यू सेल हिटलर्स पेन, ये अभी के लिए एचइज पेन, टू मी कोट योर लोएस्ट प्राइस। ठीक है, तो हार्वी ने फेसी को टेलीग्राम भेजा, चिट्ठी भेजी, और क्या कहा, क्या तुम मुझे ये पेन बेचोगे, अपनी लोएस्ट प्राइस मुझे चिट्ठी के तौर पे भेज दो। फेसी ने इसको अपनी लोएस्ट प्राइस भेज दी, लेट अस सपोज 5 लाख रुपए। कह रहा है हिटलर का पेन है, ऐसा छोटा मोटा पेन तो है नहीं, ऐसे नहीं बेचूंगा, 5 लाख रुपए में बेचूंगा। ठीक है जी, तो हिटलर कह रहा हूं, हार्वी ने बोल दिया, ठीक है मैं आपको ये 5 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे ये पेन बेच दो। इसने कह दिया ओके, और हार्वी पहुंच गया फेसी के पास वो पेन लेने।
फेसी ने पेन देने से मना कर दिया, ठीक है। तो अब हार्वी ने फेसी पे केस किया, क्या बोला कि तूने कहा था 5 लाख रुपए में देगा, तो हमारे बीच में प्रॉमिस हो चुका है, अब तू मुझे ये 5 लाख रुपए में पेन दे। फेसी मना कर रहा है, तो केस हुआ। तो तुम्हारे हिसाब से कौन जीतना चाहिए, हार्वी या फेसी? किसको जीतना चाहिए? फेसी। इस केस में फेसी केस जीतेगा। क्यों जीतेगा? उसने कंसेंट नहीं दिया, उसने सिर्फ अपना प्राइस बताया कि लोएस्ट प्राइस इतना है। उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हार्वी ने पूछा था क्या तुम बेचोगे, उसने उसका जवाब नहीं दिया, उसने बस किसका जवाब दिया? लोएस्ट प्राइस की कोटेशन दे दी। तो इस केस में एफ ने यानी कि फेसी ने अपनी कंसेंट नहीं दी, तो वो ऑफर ही रह गया, एक्सेप्ट कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो हार्वी वर्सेस फेसी का केस स्टडी तुम कोट करके आओगे। नेक्स्ट आगे कह रहा है एन ऑफर। अब इसके कुछ लीगल रूल्स पढ़ लेते हैं। लीगल रूल्स में क्या है? एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड ऑफर क्या होता है? ऐसे ऑफर्स जो या तो आपने बोल के या फिर लिख के लोगों को दिए, ऑफर करा है। इम्प्लाइड ऑफर्स कैसे हैं? जो आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपके कंडक्ट से हुआ है। जैसे मान लो बस स्टैंड पे खड़े हो और ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें कि ये बस जा रही है जयपुर के लिए, ठीक है। तो तुमने क्या किया, बस में सीधे चढ़ गए, तो वो बस वाले ने ऊपर जयपुर लिख के एक इम्प्लाइड ऑफर कर दिया तुम्हें कि ये बस आपको जयपुर ले जाएगी, क्या आप जयपुर जाना चाहते हो? अगर आप चढ़ गए तो वो इम्प्लाइड ऑफर का इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। और एक्सप्रेस ऑफर वो जो बोल के लिख के किया जाता है, ठीक। अच्छा अगला क्या है? एन ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या होता है? वो ऑफर जो अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही किया हुआ है। और जनरल ऑफर कौन सा है? जो आपने आम जनता, पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में क्या ऐड आता है कि एनटीपीसी को अपने यहाँ पे जॉब के लिए कैंडिडेट्स चाहिए, उनको अपने यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे लोग चाहिए। तो उसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही चाहिए और जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो क्या ये एक स्पेसिफिक ऑफर है या एक जनरल ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि किसके लिए है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है। आम जनता, ये जो नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो अभी फ्रेश पास आउट हुआ है, उसके लिए वो ऑफर नहीं है। जनरल ऑफर कौन सा? जो आम जनता के लिए। तुम अगर आज अपना मान लो फोन OLX पे बेचने के लिए डाल दो, तो क्या तुम ये बोलोगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही खरीदेगा मेरा फोन जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में? नहीं। तुम्हारे लिए क्या है? भैया फोन है, जो मर्जी ले ले। तो वो क्या हो गया? जनरल ऑफर हो गया। नेक्स्ट, एन ऑफर में बी मेड, मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब आप किसी को ऑफर करते हो तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। ये बात तो हमने बेसिक इसेंशियल एलिमेंट्स में भी पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए कि जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो आपके पीछे एक वो होना चाहिए कि अगर सामने वाला बंदा बाद में रिफ्यूज कर दे तो आप उसको लीगली बाइंड करने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। जो ऑफर होता है उसको क्लियरली ऑफर की तरह से प्रेजेंट करना, उसको इन्विटेशन टू ऑफर मत समझ लेना, मतलब इन्विटेशन टू ऑफर से अलग रखना। अभी इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? जैसे लेट अस सपोज तुम एक दुकान पे गए और वो है ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो ये रही दुकान और ये रहा ग्रोसरी स्टोर का मालिक और इसके पीछे रखा है सारा सामान जो भी इसने बेचना है, ठीक है। और ये रहा काउंटर और काउंटर के बाहर तुम खड़े हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सामान लगा हुआ देखते हो, तो लेट अस सपोज तुम देखते हो यहाँ पे चिप्स का पैकेट रखा है, अंकल चिप्स का पैकेट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना तुम इसको ऑफर कर रहे हो या ये तुम्हें ऑफर कर रहा है चिप्स? है? देखो दुकान पे सामान रखा है और तुम जाके क्या कहते हो?
भैया ये सामान कितने का है, भैया ये चिप्स कितने का है, भैया ये चिप्स का पैकेट दे दो। ज़रूरत किसकी है, तुम्हारी। तो ऑफर कौन करेगा, तुम, वो नहीं करेगा। वो जो उसने वहाँ पे रखा है वो उस सामान का मालिक है। तो वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि आओ, और तुम उसको ऑफर करो पैसे, तब वो तुम्हें सामान देगा। ठीक है, तो वो जो चिप्स के पैकेट रखा है दुकान पे, जो जितना भी सामान रखा है, वो इनवाइट करने के लिए कि तुम दुकान पे जाओ, उसको ऑफर करो कि भैया मैं आपको इस चिप्स के पैकेट के 20 रुपये दूंगा, क्या आप मुझे चिप्स का पैकेट दे दोगे। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, तो तुम एज अ कस्टमर इसको ऑफर करते हो। मान लो चिप्स 20 रुपये वाला है पैकेट जो है, तुम 20 रुपये ऑफर करोगे, वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है मैं 20 रुपये लेके आपको ये सामान दे दूंगा। ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब और क्या हो सकता है इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे तुम्हें मान लो वो करनी है, मूवी देखनी है, तुम्हें मूवी देखनी है, तो कौन ऑफर करता है, तुम ऑफर करते हो या मूवी वाले पीवीआर ऑफर करता है तुम्हें, तुम ऑफर करते हो। पीवीआर वाले तो बताते हैं कि भैया हमारे पास शो का ये टाइम है, इस टाइम पे ये मूवी यहाँ पे चल रही है, तो तुम्हें वो इनवाइट कर रहे हैं कि तुम आओ और ऑफर दो कि हाँ भाई हम आपके थिएटर पे आके मूवी देखना चाहते हैं। तो तुम वो इनविटेशन देते हैं, तुम उसको ऑफर देते हो और फिर वो एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप ये जो इनविटेशन है, इनविटेशन टू ऑफर, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो वो क्या बनता है, ऑफर बनता है। उसने तुम्हें इनवाइट किया और तुम चले गए, तुमने एक बिड दी, तो तुमने क्या किया, एक ऑफर किया है। वो जब इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तब प्रॉमिस बनेगा, या कह लो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का स्टेज शुरू होगा। ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ऑफर क्या है, इंडिकेशन बाय वन पर्सन दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टेन टर्म्स। और इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन विद अ व्यू टू एलिसिट रिस्पॉन्स। आपके अंदर आपसे एक रिस्पॉन्स उजागर करने की कोशिश की जाती है इन्विटेशन टू ऑफर से, एंड टू नेगोशिएट अ डील विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट। When an offer is accepted, it becomes a promise. When an invitation to offer is accepted, it becomes an offer. ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपनी बुक्स में पढ़ लेना सब लोग। नेक्स्ट क्या है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो ऑफर है आपने उसको ऑफरी को कम्युनिकेट प्रॉपरली कर देना है। ऐसा ना हो कि आपने ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया है और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने पहुंच जाए। मतलब ये नहीं है कि पहले एक्सेप्टेंस आ जाए और ऑफर बाद में हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक केस स्टडी भी थी कि एक आदमी का बच्चा खो गया था, तो वो अपने औलाद को ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो उसने अपने नौकर से क्या कह दिया कि तू जा और जाके मेरे बच्चे को ढूंढ के ला। तो नौकर निकल गया ढूंढने, पीछे से उसके बाप ने अपने बच्चे के ऊपर एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा मैं उसको दूंगा 5 लाख रुपए। ठीक है, और चांस की बात है कि वो जो नौकर है, नौकर को ये बात पता नहीं थी कि उसके मालिक ने पीछे से 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, और वो नौकर बच्चे को ढूंढ लाता है और घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद नौकर को पता चलता है, जब बच्चा मिल जाता है उसके बाद पता चलता है उसको कि अच्छा मेरे मालिक ने तो 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस करा था। तो मालिक से अगर 5 लाख रुपए मांगेगा तो इस केस में नौकर को 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि नौकर को पता ही नहीं था कि एक ऐसा ऑफर किया गया है। पता होता तब वो एक्सेप्ट करता कि ठीक है अब मैं ढूंढ के लाऊंगा, देन दैट केस वो ठीक था। अब यहाँ पे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ये तो बहुत ही सिंपल से है कि भैया ऑफर में जो भी चीज़ आप ऑफर कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके से एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वेग ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, एम्बिग्विटी, वेग, कंफ्यूजन, इस तरीके के वर्ड्स लिखोगे तब जाके समझाएगा। तो द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन।
नेक्स्ट, एन ऑफर में बी कंडीशनल, आप जो ऑफर कर रहे हो वो कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब आप उसमें कुछ शर्त लगा सकते हो कि मैं लेट अस सपोज तुम किसी को अपना मोबाइल बेच रहे हो, तो तुमने भाई अपने मोबाइल की प्राइस फिक्स करी 10,000 रुपये, और 10,000 में तुम क्या कह रहे हो, चार्जर वगैरह भी दे रहे हो, सामने वाला कह रहा है मैं आपको 10,000 नहीं 9,000 में दे दूंगा, तुम कह रहे हो ठीक है मैं 9,000 में तुम्हें फ़ोन दे दूंगा बट चार्जर नहीं दूंगा, तो तुम क्या कर रहे हो, ऑफर में एक शर्त लगा रहे हो, तो ऑफर में बी कंडीशनल, आप उसमें चाहो तो टर्म्स कंडीशन ला सकते हो, प्रोवाइडेड वो टर्म्स एंड कंडीशंस रीजनेबल हो एंड दे मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, आप उसको कम्युनिकेट जरूर कर दो, बता जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, एन ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स, इसका मतलब क्या है, आप ऑफर में ये नहीं लिख सकते कि भैया आपके पास 10 दिन का टाइम है हाँ या ना में जवाब देने का, अगर आपने 10 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कर रहे हो, आप ऑफर को नेगेटिव कर रहे हो, सामने वाले की एक्सेप्ट करने की जो पावर है उसको आप छीन रहे हो, तो आपका जो ऑफर है इट कैन नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एक दूसरे को सेम ऑफर कर देते हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, दोनों में से मैंने जैसे लेट अस सपोज मैं तुम्हें अपना फ़ोन ये 10,000 रुपये में ऑफर कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुमने भी मुझे सेम ही ऑफर 10,000 रुपये में कर दिया कि सर हम आपका फ़ोन 10,000 में लेना चाहते हैं, क्या आप बेचोगे, और मैंने भी सेम ऑफर कर दिया, ये आज ही डेट में पॉसिबल नहीं है, पुराने ज़माने में होता था जब चिट्ठियों से काम चलता था, चिट्ठी विट्ठी भेजते थे एक दूसरे को, तब होता था ये काम, तो अभी के लिए क्या है, हमने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स दिए हैं, तो जस्ट बिकॉज हमने एक दूसरे को सेम ऑफर दिए हैं दैट डज नॉट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हम दोनों के ऑफर में से किसी एक को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तो जैसे तुमने ऑफर किया मैं एक्सेप्ट कर लूँ, या मैंने ऑफर दिया तुम एक्सेप्ट कर लो, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर, सबसे पहला एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, ये हम देख चुके हैं, जो ऑफर बोल के लिख के किया गया एक्सप्रेस हो गया, जो ऑफर आपके एक्शंस आपके कंडक्ट आपके बिहेवियर से आ गया वो इम्प्लाइड ऑफर हो गया। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑफर, वो ऑफर जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को किया गया है, जनरल ऑफर जो आम जनता को किया गया है। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर कौन सा है, जो आप एक पीरियड के लिए खोलते हो, जैसे तुमने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बिग बिलियन डेज सेल या ग्रेट अमेजोन फेस्टिवल सेल आती है, या अभी भी खोल लो अमेजोन, अभी भी खोल लो फ्लिपकार्ट, तो तुम्हें दिख जाएगा कि भैया ये ऑफर चल रहा है और ये इस पीरियड से इस पीरियड तक है, तो वो क्या है, एक स्टैंडिंग ऑफर है जिसकी एक लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, उस लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगा, आप उसको फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हो गया क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर वही जो अभी डिस्कस किया था, दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर कर दिया, मैंने भी तुम्हें अपना फ़ोन 10,000 में ऑफर कर दिया, तुमने भी मेरे से फ़ोन मेरा 10,000 रुपये में लेने के लिए ऑफर कर दिया। और लास्ट है काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर मतलब ऑफर के बदले दूसरा ऑफर दे दिया, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन 10,000 रुपये में बेचूंगा विद चार्जर, तुमने बोला नहीं सर हम आपका फ़ोन 10,000 में ले लेंगे बट आप चार्जर के साथ साथ फिर मेमोरी कार्ड भी दे दो, या आप इसके साथ साथ टेम्पर्ड ग्लास भी लगा के दे दो, इसका बैक कवर भी लगा के दे दो, तो क्या कर रहे हो, मेरे ऑफर को तुम काउंटर कर रहे हो विद योर ऑफर, फिर तुमने कुछ ऑफर किया, समझ लो जिसको बार्गेनिंग बोलते हैं ना तेरा ना मेरा, भैया इतना कर ले ये कर ले वो कर ले, तो वो काउंटर ऑफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका एक स्पेसिफिक आपने फॉर्म बना दिया है और वही फॉर्म सभी के लिए नॉर्मल है, जैसे तुम आज की डेट में अगर जाओ अपना हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म फिल करो, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म तुम्हें फिल करना है वही फॉर्म मुझे फिल करना है, वही फॉर्म प्रभात को, वही फॉर्म छुट्टी को, सभी को सेम फॉर्म फिल करना है, तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस केस में कंपनियां पहले क्या करती थी, टेक इट और लीव इट पे चलते, मतलब ये फॉर्म्स क्या होता है, टेक इट और लीव इट है, ले लो नहीं तो जान दो, क्योंकि आप सबके लिए उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो सबके लिए कॉमन फॉर्मेट बना देते हैं और सभी को एक ही चीज़ एक्सेप्ट करनी है, नहीं करनी तो चले जाओ यहाँ से। तो कंपनी इस केस में क्या करती थी, पहले लोगों को लूटती थी या लोगों के साथ गलत करती थी, बट जब से एक कॉन्ट्रैक्ट आया, इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आया, तो इससे लोग को वहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं अगेंस्ट अनरीजनेबल टर्म्स इन द प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक। नेक्स्ट अगला क्या है, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है, भैया ऑफर के लिए अगर आप अपनी असेंट दे दो, जो सामने वाले ने ऑफर किया था उस ऑफर में आपसे असेंट मांग रहा था,
आपकी कंसेंट पूछा था, अगर आप उस चीज़ पे अपनी कंसेंट दे दो, अपनी असेंट दे दो, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, तो वो देखो वही चीज़ लिखी है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस and defines acceptance as when the person to whom the proposal is made signifies his assent। अगर आप अपनी assent signify कर दो, the proposal is said to be accepted। इसकी लीगल यूज देख लेते हैं, acceptance must be absolute and unqualified। कहने का मतलब क्या है, आप जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो एब्सोल्यूट 100% होनी चाहिए और उसमें कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें ऑफर किया 10,000 रुपये में फ़ोन अपना विद चार्जर, तुम कह रहे हो कि सर हम आपका फ़ोन 10,000 रुपये में लेंगे, चार्जर के साथ भी लेंगे, बट आप इसमें टेम्पर ग्लास भी लगा दो, आप इसका मेमोरी कार्ड भी दे दो, आप इसका बैक कवर भी लगा के दे दो। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस है या नहीं। मैंने कहा 10,000 में बेचो, तुमने कहा हाँ सर 10,000 में लेंगे, पर साथ साथ आप इसमें मेमोरी कार्ड, टेम्पर ग्लास और बैक कवर भी लगा के दो। तो ये क्या एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये सिंपली एक काउंटर ऑफर है। ठीक है, यानी कि मैं जो ऑफर कर रहा हूं, अगर तुम वो एज इट इज एक्सेप्ट करो विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी कंडीशंस, तब हम क्या कहेंगे कि वैलिड एक्सेप्टेंस है। अदरवाइज कोई भी शर्त लगा दोगे तो बन जाएगा काउंटर ऑफर। ठीक, तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट मतलब 100% एंड अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल। नेक्स्ट, acceptance must be given only by the person to whom the offer is made। इसका सिंपल सा मतलब, अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, मतलब राम ने अगर श्याम को ऑफर किया और घनश्याम एक्सेप्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज उसके नाम में श्याम है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, राम ने श्याम को ऑफर किया तो श्याम ही एक्सेप्ट करेगा, घनश्याम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर किया गया और किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और गिवन बाय कंडक्ट। आपकी जो एक्सेप्टेंस है या तो आप वो बोल के बताओगे, लिख के बताओगे, या आपके एक्शंस से, मतलब ये भी ऑफर की तरह एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। आगे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। कहने मतलब क्या है, जब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हो, आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो, तो आपको उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। कैसे? प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर आपने पहले से मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा है कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्टेड है तो हमें ईमेल के थ्रू बताना, आप कॉल करके बताना, आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताना, तो अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मैनर में एक्सेप्टेंस जानी चाहिए। तो लेट अस सपोज ये हो तुम और ये है डेलॉयट। नाम सुना है? जिन्होंने नहीं सुना अभी कुछ सालों में सुन लोगे नाम। ये है इंडिया की टॉप 4 जो सीए फर्म्स हैं, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई। ठीक है, तो ये आगे चल के तुम जब इंटर्नशिप्स में जाओगे, इंटर्नशिप में जाने का जब मौका आएगा, आर्टिकलशिप में जब जाने का मौका आएगा, तब तुम्हें नाम सुनोगे डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, ग्रांट थॉर्टन, ऐसे नाम सुनने को आएंगे। तो ये हो तुम और यह डेलॉयट। डेलॉयट ने तुम्हें सीए या सीए में बनने के बाद जॉब ऑफर किया, ठीक है, और वो तुमसे कह रहे हैं कि हम आपको इतना इतना पैकेज देंगे, आपको इतने दिन आना होगा, इतने दिन की आपकी, इतने टाइम की आपकी शिफ्ट होगी, ये आपको छुट्टियां मिलेंगी, ये आपकी लीव विदाउट पे है, ऐसे आपको सब कुछ जो भी होगा। अब वो कह रहे हैं अगर आपको हमारा ऑफर एक्सेप्टेड है तो आप अपना लेटर, अपनी हाँ ईमेल के थ्रू भेजो। ठीक है, अब तुमने वो चिट्ठी पढ़ी, उनके जो ऑफर लेटर है, सब कुछ पढ़ा, तुम्हें सब ठीक लगा, तुमने डेलॉयट को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप किया और एचआर के मैसेज डाल दिया कि मुझे आपका ये ऑफर एक्सेप्टेड है, कल से मैं नौकरी पे आ रहा हूं। वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मांगी थी चिट्ठी थ्रू, मतलब मांगा था, रिप्लाई मांगा था थ्रू ईमेल, और आप क्या कह रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू जवाब दे रहे हो। तो जो प्रिस्क्राइब मैनर है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, अगर डेलॉयट वाले इसको वैलिड एक्सेप्टेंस मान लें तो वो उनका चॉइस है, अदरवाइज जो प्रिस्क्राइब मैनर है आपको उस प्रिस्क्राइब मैनर में जवाब देना है। ठीक है, अच्छा सर व्हाट इफ इन्होंने कोई प्रिस्क्राइब मैनर दिया ही नहीं था, तो इस केस में आप व्हाट्सएप से जवाब दे देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको कोई मैन तो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया।
तो व्हाट्सएप के थ्रू भी तो एक रिटन एक्सप्रेशन जा ही रहा है ना, राइटिंग में जा ही रहा है कि हाँ मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ, तो इस केस में ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रिस्क्राइब मैनर नहीं है तो एक यूजुअल जो मैनर होता है, कॉल पे बताना, ईमेल के थ्रू बताना, चिट्ठी के थ्रू बताना, किसी न किसी थ्रू तब बता देना। तो वही चीज़ें लिखिए, अगर प्रिस्क्राइब मैनर है तो अगर उसने प्रिस्क्राइब किया है तो उसी मैनर में एक्सेप्टेंस जानी चाहिए। अगर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो यूजुअल या रीजनेबल मैनर, और अगर आपने उसका प्रिस्क्राइब मैनर फॉलो नहीं किया है तो फिर आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मान लो ईमेल के थ्रू मांगा था, आपने ईमेल के थ्रू नहीं किया है तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मुझे क्या जल्दी जा, और उसके ऊपर है अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे व्हाट्सएप का तो अलाउ कर सकता है डेलॉइट, उसके ऊपर है वो। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको बताओ भी। इसके ऊपर एक केस स्टडी हुई थी, कौन सा था ये ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि एक आदमी को किसी ने कुछ ऑफर किया और उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, चिट्ठी भी लिख दी, उस पर स्टैम्प भी लगा दिया और उसको अपनी दराज में डाल दिया और रख के छोड़ दिया। और बाद में जब उस ऑफरर को वो कुछ नहीं पहुंचा तो उस ऑफरर ने वो ऑफर रिजेक्ट कर ऑफर वापस ले लिया या वो ऑफर किसी और को दे दिया। तो वो जो जिसने चिट्ठी लिख रखी थी वो कहता है कि भैया मैंने आपके लिए एक्सेप्टेंस लेटर लिख दिया था, पोस्ट नहीं किया था, पर आपने पीछे से खुद ही अपना वापस ले लिया। तो इस केस में केस हुआ कि भैया ये कह रहा है कि मैंने चिट्ठी लिख दी है, ये बंदा है कह रहा है मैंने चिट्ठी लिख दी है और मैंने चिट्ठी लिख के अपने ड्रॉअर में डाल भी दी है। ये कह रहा है तूने ड्रॉअर में डाली, मुझे क्या पता तू अपने घर में क्या कर रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना है, तूने चिट्ठी मुझे भेजी नहीं। तो इसने इस पर केस कर दिया, कहता मैंने तो ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, तूने क्यों किसी को ऑफर दे दिया, या तू क्यों मेरा ऑफर रिजेक्ट कर रहा है, वापस ले रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, ये बंदा केस जीत गया। क्यों? क्योंकि भाई आपने ऑफर किया है, एक्सेप्टेंस दी है, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी करनी है, ये नहीं है कि बस आपने उसके अपने पास लिख के रख लिया। अच्छा, कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, मतलब कब ज़रूरी नहीं है ऑफर कम्युनिकेट करना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आओ देखो 5 सिनारियोज हैं जहां पे आप ना भी बताओ तो मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। पहला है बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। अगर आपने जो शर्तें बताई गई हैं ऑफर में, अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, परफॉर्म कर दिया है विदाउट कम्युनिकेटिंग, तो हम क्या कहेंगे, वैलिड एक्सेप्टेंस है। जैसे टीवी पे ऐड आया, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है, रेड बुल पियो पंख लग जाएंगे। तो एक आदमी ने एक्चुअली में रेड बुल पी ली और छत पे चला गया अपनी, और छत से पंख फैलाए अपने और उड़ गया। कहाँ उड़ा? नीचे ज़मीन में गिर गया। तो रेड बुल पे उसने केस ठोका कि आप तो कह रहे थे मुझे पंख लग जाएंगे, पंख लग जाएंगे तो पंख का फंक्शन क्या है, आदमी को उड़ाना, उड़ाया नहीं उसने मुझे और मैं गिर गया। रेड बुल कह रहा है ये तो ऐसे ही बोला गया था कि आपको हाई मेंटल हाई मिलेगा, आपने तो बेवकूफ़ों की तरह इसको फिजिकली एक्चुअल समझ लिया। तो क्या बोला कोर्ट ने कि भैया नहीं, ये आप नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला, अच्छा अगर आपने पी भी लिया, आप कह रहे हो कि मान लेते हो कि हाँ ठीक है हमने ऑफर किया था, तो आपने बताया थोड़ी हमें कि आप रेड बुल पी रहे हो आपको पंख लगेंगे, देख लो आके, हमें आपने बताया नहीं, रेड बुल ने बोला। तो उसने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, आपकी बताई हुई शर्तें जो थी वो उसने पूरी करी ना, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने रेड बुल पी और रेड बुल पी के उसको पंख नहीं लगे, तो इस सिचुएशन में फिर वो आदमी अब रेड बुल से पैसे लेके चला गया। मजाक नहीं, एक्चुअल में हुआ है। अब उन्होंने विंग्स की स्पेलिंग चेंज कर दी, अब विंग्स में डबल आई कर दिया या डबल एन कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो अब वो विंग्स, वो वाले विंग्स रहे नहीं जो एक्चुअल विंग्स होते हैं। तो अब अगर कोई रेड बुल पी के कूद जाए तो कुछ नहीं होगा, हाथ पैर टूटेंगे और कुछ नहीं मिलेगा उसको, ठीक। अच्छा, और क्या है, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, जो आपको दिया गया है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे तुमने अकाउंट्स में चैप्टर पढ़ा है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, उसके अंदर क्या होता है, आप किसी को सामान देते हो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कहते हो इसको ट्राई करके देखो, पसंद आता तो ले लेना, नहीं तो वापस कर देना। उस बंदे ने क्या किया, उस सामान को मान लो आपने 10 दिन के लिए यूज़ करने दिया था, 10 दिन बाद वापस नहीं करा और कंटिन्यू कर रहा यूज़ करना है, या फिर उसने वो किसी और को गिफ्ट कर दिया, किसी के पास गिरवी रख दिया,
किसी को चैरिटी में दान कर दिया, या उसने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो एक ओनर ही कर सकता है बिना बताए, तो इस केस में मान लेंगे कि उसने बताया नहीं है बट फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट, बाय एक्सेप्टिंग अ बेनिफिट और सर्विस, आपको जो बेनिफिट या सर्विस मिल रही है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और कुछ बोलते नहीं हो तो भी मान लेंगे कि वैलिड एक्सेप्टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और रेलवे स्टेशन पे तुमने अपना ट्रेन से उतर सामान उतार के रखा, एक कुली ने तुम्हारा सामान उठा लिया सर पे, कह रहा है चलो साहब जी, चलो मैम साहब, और वो तुम्हारा सामान सर पे ढोके लेने चला गया और रेलवे स्टेशन के बाहर तक ले गया और उतार भी दिया। अब वो तुमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, क्या तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने वो सर पे उठा लिया, तुमने मना भी नहीं किया और उसको चलते रहने दिया, तो क्या हो गया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया एक तरीके से तुम्हारा कि हाँ भाई वो उठा लिया उसने तो तुमने उसको चलने दिया, तो उसने कम्युनिकेट नहीं किया ना तुमने कम्युनिकेट किया है, वैलिड एक्सेप्टेंस यहाँ पे भी मानी जाएगी। नेक्स्ट, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय कंडक्ट, आपके बिहेवियर से भी हो सकता है, वही चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया था। लास्ट है बाय वेवर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर जो ऑफरर है जब उसने ऑफर किया था तो ऑफरी ने बोल ही दिया, पहले ही बोल दिया था कि भैया मैं हाँ या ना नहीं बोलूँगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आप मान लेना मेरी ना को हाँ, अगर मैंने 10 दिन में जवाब नहीं दिया तो मान लेना मेरी हाँ है, या आप सामान भेज दो देख लेंगे और मैं रख लूँगा सामान। तो अगर एक आदमी ने अपने आप ही अपनी एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो वेव ऑफ कर दिया है तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। ये तो आसान सा है, सेंटेंस ही बता रहा है क्या है। ऑफर क्या होना चाहिए? रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, या फिर जिससे पहले कि वो रिवोक हो जाए, जिससे पहले कि वो वापस ले जाए, उससे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि आज ऑफर किया और 2 महीने बाद कह रहे हो हाँ भी हमें आपको ऑफर एक्सेप्टेड है, 2 साल बाद कह रहे हो ऑफर एक्सेप्टेड है, नहीं, विद इन अ रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट करना है या जिससे पहले कि वो रिवोक हो जाए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड दी ऑफर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया एक्सेप्टेंस जो है वो बाद में आएगी, पहले ऑफर आएगा, मतलब एक्सेप्टेंस शुड सक्सीड दी ऑफर, ऑफर शुड कम फर्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट कम लेटर ऑन। नेक्स्ट, रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड, अगर एक बार आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है तो वो खत्म हो गया है, आप दोबारा जाके कहो कि नहीं मैं आपके पुराना ऑफर ले लेता हूं तो नहीं मान जाएगा। एक बार आपने किसी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है तो वो ऑफर वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको वो दोबारा चाहिए तो वो तभी ऑफर दोबारा मिलेगा जब वो रिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस, ये तो आसान सा है, ये तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, ऊपर पॉइंट्स में था कि भैया ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऐसा ना कि आपने ड्रॉर में रख के लिख दिया तो वो चीज़ लिख रहा है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस, कोई आदमी चुप है तो उसकी चुप्पी को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ये वो पॉइंट है जो मैंने बताया था क्लास में भी कि ये बहुत पुराने ज़माने में था जब चिट्ठी के थ्रू काम चलता था। आज की डेट में तो तुरंत फ़ोन हो जाता है, तुरंत कॉल हो जाती है, तुरंत ईमेल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमने इसमें डिस्कस किया था कि एक बंदा बैठा है मान लो नोएडा में और दूसरा बंदा बैठा है मुंबई में। नोएडा वाले बंदे ने एक ऑफर किया और ऑफर की जो चिट्ठी लिखी वो लिखी मान लो 14 अप्रैल को, चिट्ठी लिखी, ठीक है। इसको पोस्ट किया उसने 15 अप्रैल को, ठीक है, और वो चिट्ठी इसके पास पहुंची 17 अप्रैल को, ठीक है। तो हम कब मानेंगे कि ऑफर हो गया है? When is the offer communicated? 17 अप्रैल को, ठीक है, क्योंकि इसने भेज तो दिया 15 को, जिस दिन लिखो से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने भेज दिया 15 तारीख को, बट इसके पास पहुंचा कब? 17 अप्रैल को, तो मानेंगे कि डेट ऑफ ऑफर इज 17th of April, ठीक है। अच्छा, इसने अपनी एक्सेप्टेंस की लेटर इधर भेजी कि हाँ मुझे एक्सेप्टेंस है, तो इसे जो चिट्ठी लिखी
वो लिखी 18 अप्रैल को, पोस्ट करी 19 अप्रैल को, और इसके पास पहुंची 21 अप्रैल को। ठीक है, तो हम क्या माने कि इसके लिए ऑफर एक्सेप्ट कब हुआ है? इसके लिए जो ऑफरर है, इसके लिए एक्सेप्ट हो गया है 19 तारीख को। जिस दिन पोस्ट हुई है इसके लिए इसी दिन एक्सेप्ट हो गया है। मुंबई में जो बैठा है इसके लिए कब मान जाएंगे कि एक्सेप्ट कब किया कम्युनिकेट? 21। किसको? नहीं, जो ये बंदा है, देखो एक चीज सोचना, जो ये मुंबई में बंदा बैठा है इसने 19 तारीख को चिट्ठी भेज दी, ठीक है। अब 19 के बाद ये नोएडा 21 को पहुंचे, 22 को पहुंचे, 25 को पहुंचे, क्या ये इसके हाथ में है? नहीं, इसने तो अपने हाथ से छोड़ दिया ना। तो इसके लिए तो इसने तो क्या कह दिया कि भैया मेरा काम था आपके ऑफर को एक्सेप्ट करना, मैंने चिट्ठी इस दिन भेज दी, तो मैं आपके लिए तो फिर ये इसी दिन एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए ना। आगे पोस्ट ऑफिस वाले जितनी भी मर्जी देर लगाए, तो इसके लिए यहाँ हो गया। बट इसके लिए क्या है, कब? जब एक्चुअली में इसको कम्युनिकेट होगा। तो ये क्या कहेगा, मेरे लिए एक्सेप्टेंस इस डेट पे जाएगी, मैं एक्सेप्टेंस मेरे लिए इस दिन मानी जाएगी, ऑफरर के लिए इस दिन मानी जाएगी। ठीक है, अब मान लो इसको इसने 19 तारीख को चिट्ठी डाल दी, अब इसको 19 तारीख की शाम को ही लग रहा है कि यार ये एक्सेप्ट करने के मैंने ठीक नहीं किया, ये मुझे यहाँ पे सस्ते दाम पे मिल जाता है सामान, या ये मुझे कहीं और से मिल जाता, इतना मैंने दूर से क्यों मंगवाया, ये वो। तो इसने 19 तारीख को ही लेटर ऑफ रिजेक्शन भेज दिया, लेटर ऑफ रिजेक्शन भेज दिया, और ये क्या है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये चिट्ठी इसने स्पीड पोस्ट से भेजी या कोरियर से भेज दिया? ये चिट्ठी जो भेजी उसने कैसे भेजी? कोरियर से भेजी। तो कोरियर से क्या होता है, अगले दिन या 1-2 दिन में सामान पहुंच जाता है, अगले दिन तक मान लो। तो ये चिट्ठी पहुंच गई 20 तारीख को ही नोएडा में। तो बताओ ऑफर एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? नोएडा वाले के लिए चिट्ठी 19 तारीख को ही पोस्ट कर दी गई थी, मुंबई वाले के लिए जो चिट्ठी पहुंची उसके लिए 20 तारीख के लिए पहुंची यहां पे। तो बताओ क्या हुआ, ऑफर रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिजेक्शन का जो लेटर है वो 20 तारीख को पहुंच गया और इससे पहले पहुंच गया, 21 तारीख से पहले पहुंच गया। ठीक है, अच्छा सर व्हाट इफ ये भी 21 को पहुंचता और ये भी 21 को पहुंचता? हाँ, सेम टाइम पे पहुंच रहा है, एक ही चिट्ठी, एक ही पोस्ट ऑफिस वाला, मतलब पोस्ट वाला पोस्टमैन दोनों चिट्ठी दे गया। अब क्या करेंगे, एग्जाम में सवाल आया है, दोनों चिट्ठी एक साथ पहुंची हैं, तो अब क्या माने, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? एग्जाम में सवाल आया, तो हम इसको रिजेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप अपना ऑफर रिवोक करना चाहो तो ऑफर भी रिवोक कर सकते हो। मान लो इसने 15 तारीख को चिट्ठी पोस्ट कर दी, 17 तारीख को पहुंची, बाद में उसको लग रहा है कि नहीं यार मैंने इसको कम प्राइस पे ऑफर कर दिया, ये अपना ऑफर वापस लेना चाहता है, तो इसने मान लो 15 तारीख को ही पोस्ट कर दी एक चिट्ठी, 15 तारीख को ही पोस्ट कर दी चिट्ठी रिजेक्शन की, ऑफर रिवोक करने की, और वो इसके पास 16 तारीख को पहुंच गया। ठीक है, 17 तारीख को ये पहुंच रहा है, तो क्या मानेंगे, ऑफर रिवोक हुआ या ऑफर किया गया? रिवोक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। आप अपना प्रपोजल भी रिवोक कर सकते हो, अपनी एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकते हो, रिवोक मतलब वापस ले सकते हो। और लास्ट है हमारा, हम ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ये 5-6 पॉइंट्स पूछा गया है कि कब एक ऑफर लैप्स हो सकता है, आया है पास्ट में एग्जाम में,
तो इंपॉर्टेंट है कि आप कब कह सकते हो कि आपका ऑफर लैप्स हो गया है। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, अगर आप अपना ऑफर ही वापस ले लो तो खत्म हो गया। बाय पैसेज ऑफ टाइम, एक रीजनेबल टाइम के बाद वो ऑफर वैसे ही खत्म हो जाएगा। बाय डेथ और इंसानिटी ऑफ द ऑफरर, जो ऑफर कर रहा था उसकी डेथ हो गई या वो पागल हो गया। या फिर बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, आपको कुछ शर्तें पूरी करनी थी एक्सेप्ट करने से पहले, आपने अगर वो शर्तें पूरी नहीं करी हैं तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर तुम्हें पता है, ऑफर के ऊपर अगर आपने दूसरा ऑफर दे दिया तो पुराना ऑफर खत्म हो जाएगा, नया ऑफर जन्म ले लेगा। और लास्ट बाय रिजेक्शन, अगर आप मना कर देते हो तो अभी आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था हमारा वाला चैप्टर ऑफर एक्सेप्टेंस। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछो तो पूछ लो। नहीं, चलो भाई, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।